हेलो बच्चे, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आपका हमारी क्लास एमजीआई एजुकेशन मैथ 99 में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारे क्लास 6 का रहने वाला है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। एक्चुअली आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम छोटी रखेंगे, इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक्स आर मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग, है ना। तो हम छोटे छोटे करके स्टेप बाय स्टेप इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखेंगे और कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम नॉर्मली मैंने बता दिया आपको बेसिक्स ही रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डाटा हैंडलिंग, आपको क्या समझ आता है डाटा हैंडलिंग से? एनी आइडिया? मैं बताती हूँ। एक्चुअली बच्चे क्या होता है डाटा हैंडलिंग में? डाटा हैंडलिंग में ये होता है कि आपके पास बहुत सारा बड़ा डाटा है। डाटा मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है किसी चीज के रिगार्डिंग, चाहे वो मान लो आपके स्कूल में आपकी टीचर्स होती हैं, वो आपकी अटेंडेंस लेती हैं, उसमें आपके डेली का लिखा रहता है कि आप किस दिन प्रेजेंट हैं, किस दिन एब्सेंट हैं। ऐसी बहुत सारी जगह डाटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट तरीके से। उसमें से एक तरीके का ये चार्ट आपको ये बार ग्राफ दे रखा है। इसमें यूजुअली क्या करते हैं हम डाटा में, जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो हम उसे कंसाइज करके रिफाइन करके आपको प्रेजेंट करते हैं, जिसे देख के हमें वो जल्दी समझ आ जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, डेली लाइफ का ले लेते हैं। आप क्रिकेट मैच देखते होगे, है ना। उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। जब वो मैच चलता है, रिसेंटली अभी आईपीएल हुआ था, जब वो मैच चलता है तो एक स्क्रीन पे आपको एक क्रिकेटर की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। यहाँ कुछ ग्राफ के फॉर्म में होते हैं, कुछ टेबल्स के फॉर्म में होती हैं, कुछ किसी के फॉर्म में। वो क्या बताता है, वो उस प्लेयर का जो डाटा है, उसने अब तक कितने मैच खेले, उसका स्कोर क्या रहा, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, वो सब उस एक सिंगल पेज में बता दिया जाता है कि वो प्लेयर कितना अच्छा रहा है। तो ये चैप्टर बेसिकली इसी के ऊपर रहेगा। मान लेते हैं इस ग्राफ के बारे में कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे हैं और एक टीचर है जो अपने बच्चों से कह रही है कि एनुअल फंक्शन है कुछ दिनों में, और एक मॉनिटर को खड़ा कर दिया उसने कि मॉनिटर से कहा कि जाओ तुम पूरी क्लास में जाओ और हर बच्चे से पूछो कि वो क्या परफॉर्म करना चाहेगा, किस चीज में अच्छा है। मान लेते हैं लेट से मैम ने कहा तुम पूछो कि डांस कितने बच्चों को आता है। उन्होंने कहा ठीक है कि डांस के कितने बच्चे हैं। वो गई एक लिस्ट ली, उस पे हर बच्चे से जा जाके पूछ रही है। मान लो नाम है सुमिता। मॉनिटर ने पूछा सुमिता से कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम डांसिंग कर सकती हो, तुम सिंगिंग कर सकती हो, तुम क्या परफॉर्म करना चाहोगी, है ना। तो उसने कहा कि मैम मैं तो डांसिंग करूंगी, मैं तो डांस का परफॉर्म करूंगी। दूसरे बच्चे से पूछा, लेट से आरव, उससे पूछा कि बेटा आप क्या करोगे, क्या परफॉर्म करना चाहोगे। उसने कहा मैम मैं तो सिंगिंग करूंगा। ठीक है, सिंगिंग करेगा बच्चा। तीसरे बच्चे से जाके पूछा, लेट्स से उसका नाम है टीना, कि बेटा आप क्या करोगी। तो बोल रही मैम मैं एक्टिंग करूंगी। ओके, वेल एंड गुड। ऐसे करके उन्हें पूरी क्लास में गई और हर एक एक बच्चे के पास जाकर उन्हें पूछा कि हर बच्चे से कि आप क्या परफॉर्म करना चाहोगे अपने एनुअल फंक्शन डे के दिन। तो सब बच्चों का ऐसा उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, पूरे पेज में लिखा। जब उन्होंने वो लिस्ट जाके अपनी क्लास टीचर को दी तो उसकी टीचर ना कंफ्यूज हो गई उसे देख के। उसे कुछ समझ नहीं आया कि कितने बच्चे हैं एग्जैक्टली, कौन क्या करना चाहता है ना। क्योंकि देखने में हर बच्चे से जाके देखेगी ऐसे करके कितने सारे बच्चे होंगे जिसका वो होगा कि एक बच्चा है डांस में और नीचे गई इतने सारे बहुत सारे होंगे। ऐसा ना कुछ समझ नहीं आएगा कि कितने बच्चे को डांस करना है या फिर कितने बच्चों को सिंगिंग करनी है, कितनों को एक्टिंग करनी है। तो उसी को इजी वे में लिखने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हमने ये डाटा हैंडलिंग का टर्म बनाया। टर्म क्या है? बेसिकली ये बताता है इतने बड़े चार्ट को, इतने बड़ी डाटा को आप छोटे से वे में कंसाइज करके लिखोगे। अब इस वाले डाटा को कैसे कंसाइज करेंगे तो देखते हैं। 3 कॉलम बनाए,
चलो मैं इस पेज पे बता देती हूँ कि एक बच्चे का मैंने नाम लिखा था सुमिता, है ना। एक बच्चे का नाम था, अरे बेटा क्या हो गया, अच्छा ये रहा। एक बच्चे का नाम था, एक सेकेंड, ये देखो, एक बच्चे का नाम था सुमिता। उसे उसने बताया कि उसे डांसिंग करनी पसंद है। एक का नाम था आरव, उसको सिंगिंग पसंद है। एक बच्ची का नाम था टीना, उसे एक्टिंग पसंद है। तो इस डाटा हैंडलिंग के जरिए इस पूरी क्लास की लिस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में एक अच्छे वे में प्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे, उसने नाम लिख दिया कि डांसिंग वाला कॉलम बनाया एक, ये हो गया डांसिंग, ठीक। और मतलब रो बना दी उन्होंने, पहली रो है डांसिंग की, दूसरी है सिंगिंग की। ये कितने बच्चों को क्या करना है, तो यहाँ आ गई सिंगिंग। तीसरे पे आ गया एक्टिंग। तो उसने हर बच्चे से जाके पूछा और उस पे जाके ना हमने टिक टिक लगा दिए कि इस बच्चे को ये करना है, इस बच्चे को ऐसे करना है, ऐसे जाके उन्होंने टिक लगा दिए। और यहाँ टोटल लिख दिया कि 3 बच्चों को करनी है, और यहाँ मान लो और ज्यादा टिक होंगे, ये 8 बच्चों को करनी है, कि ये 2 बच्चों को करनी है। तो इजी वे में उसी पूरी क्लास को जो करना है परफॉर्म एनुअल डे पे, वो कितने शॉर्ट फॉर्म में और एकदम क्लियर वे में दिख गया, है ना। तो ऐसे ही हम करेंगे। तो इसी का मतलब होता है डाटा हैंडलिंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमें एक बेसिक सा आइडिया हो गया है कि हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम देख लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक तो इंट्रोडक्शन रहेगा कि बेसिकली डाटा हैंडलिंग क्या है। मैंने एक आपको शॉर्ट वे में एक आइडिया दे दिया है कि हम कैसे एक बड़े से डाटा को छोटे फॉर्म में कन्फाइन करते हैं, है ना। सेकंड है हमारा रिकॉर्डिंग डाटा। जब हमें कोई डाटा मिल जाता है तो हम उसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड मतलब ये वाला रिकॉर्ड नहीं कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग होती है बेटा। तो यहाँ हम डाटा की बात कर रहे हैं। उस डाटा को एक शीट के अंदर एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर मैनर में लिस्ट करना, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा जो रहेगा इस चैप्टर में, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी कि उस डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, क्लियर वे में। फोर्थ रहेगा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीजें और क्लियर होती रहेंगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि एक टेबल रहते हैं, उसमें फोटो के जरिए तुम्हें रिप्रेजेंट करते हैं उस डाटा को, है ना। क्योंकि हम फोटो देख के जल्दी समझते हैं इजी वे में, है ना, वही चीज है। अब फिर है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ। इंटरप्रिटेशन मतलब, इंटरप्रिटेशन ये होता है कि हमने एक डाटा लिस्ट कर दिया, हमने देखा कि पहले उस डाटा से हमें क्या नॉलेज मिलती थी, उसका क्या ग्रोथ होती है, उसके क्या है ना। फिर प्रेजेंट में क्या है, उसके बेसिस पे हम आगे बता सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इंटरप्रिटेट करना, अंदाजा लगाना कि आगे ये भी हो सकता है इससे, है ना। तो वही देखने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में। अभी जो पहली स्लाइड पे जो फोटो थी ना, कैसे ये बिल्डिंग्स सी जो दिख रही थी आपको, एक्चुअली बिल्डिंग्स नहीं है बच्चे, ये है बार ग्राफ कहते हैं इसे। ऐसे ऐसे जो दिख रहे हैं ये है बार ग्राफ, समझ आ गया। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था क्लास के कि 3 बच्चे थे, है ना। तो हमने ना मान लो आइडिया लगाया कि मैम ने पूछा कि बताओ कि कौन से ज्यादा बच्चे हैं जो सिंगिंग करेंगे, जो डांसिंग करेंगे और एक्टिंग करेंगे। उनके एक आइडिया यहाँ लिख देते हैं, हम मार्किंग दे देते हैं। मार्किंग हम देंगे यहाँ 5-5 की गैप की, 5, 10, 15, लेट से ये यहाँ तक है। ये हो गया 20 और ये हो गया 25। तो इसके आगे भी आप जा सकते हो, बस इतना रखते हैं क्योंकि हमारे इतना कम का है, ठीक है। हमने कहा कि मैम ने बोला है कि आपको डाटा कलेक्ट करना है कि सबसे ज्यादा बच्चे कौन से हैं जो परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या एक्टिविटी है वो। यहाँ लिख देते हैं ये है एक्टिंग का, ये है सिंगिंग का,
और ये है डांसिंग का। तो आप मेरे को इस बार ग्राफ के जरिए बता सकते हो कि कौन से ज्यादा बच्चे, कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा बच्चे करना चाहते हैं? एंड यस, ऑब्वियसली डांसिंग, क्योंकि देख के पता चल रहा है सबसे ज्यादा जो ऊंचा ग्राफ है, बार ग्राफ है, वो इसी का है। किसका है? डांसिंग वाले का है ना। तो हमने इतनी बड़ी नॉलेज को कितने इजी वे में कंफाइन करके छोटे से वे में रिप्रेजेंट कर दिया कि हम कैसे कलेक्ट करते डाटा। तो बेटा यही है ना। फिर जो अगला टॉपिक रहेगा, हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ। जैसे हमने ये देखा था ना कि कुछ चीज प्रिडिक्ट करना, इंटरप्रिडिक्ट करना, हम यहाँ पिक्टोग्राफ की बात करते हैं, यहाँ हम बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ड्राइंग ऑफ अ बार ग्राफ। फिर हम इसे बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं ना। जैसे मैंने आप छोटे से में प्यारा सा ये ग्राफ बना दिया, हम ऐसे सीखेंगे जिससे आप भी बना पाएंगे। और एंड में आपकी आ जाती है समरी। ठीक, इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे उसका एक शॉर्ट फॉर्म में, जैसे ये बार ग्राफ इस पूरी डाटा को छोटे फॉर्म में डिफाइन कर देता है, ऐसे हम समरी आपकी पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी कि हमें डाटा कलेक्ट करना है। आपको मैंने बेसिक नॉलेज तो बता दी ना, अभी हमारा ये थोड़ा बेसिक ही है, जो मतलब टॉपिक वाइज चल रहे हैं। हम बेसिक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे और ऐसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत इजी वे में, पूरा अच्छे से। तो देखिए बच्चे, ये है रिकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। रिकॉर्डिंग यानी कि हम कहीं गए, ठीक है, और हमने वहां से डाटा कलेक्ट करा है। रिकॉर्ड क्या है? एक मिनट, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब हमने कोई डाटा लिया है, ठीक है, कोई डाटा लेके उसे रिकॉर्ड करना है। अब वैसे ना डाटा दो तरह के होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा हम यूजुअली उस डाटा को कहते हैं जो हम डायरेक्टली जाते हैं और लेके आते हैं। लेट से आप एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और उस कंपनी के बॉस ने आपसे कहा है कि डाटा लेके आओ हर स्टूडेंट का, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के लाओ, वो कितनी ग्रोथ कर रहा है, वो किस तरह से चल रहा है ना, जो भी मतलब उस कंपनी में होता है उसका एक पूरा वो रिकॉर्ड लेके आओ उसका। तो अब ऐसा तो है नहीं बॉस खुद जाके लेके आएगा, वो किसी को भेजेगा। तो वो क्या करेगा, वो बंदा जाएगा जो भी काम कर रहा है उसके, जो बॉस के नीचे है, वो जाएगा हर एक इंसान से पूछेगा, अपने एम्प्लॉय से पूछेगा उसकी ग्रोथ के बारे में, उसकी जो भी पूरी हैंडलिंग रही है उसके काम में, जो भी वो करता है वहां। तो वो क्या हो रहा है, एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है ना। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन से जो डायरेक्टली जाके तुम लेके आ रहे हो डाटा, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि डाटा जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला प्राइमरी डाटा, इसे मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइमरी डाटा। और दूसरा है सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा तो मैंने बता दिया कि डायरेक्टली जा रहे हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके आ रहे हैं, ये हो गया प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कैसे? जब कोई डाटा आपको किसी चीज के थ्रू मिले। एग्जाम्पल, आप सभी के घर में तो न्यूज़पेपर आता होगा, आता नहीं है तो आपने सुना ही होगा, आपके पड़ोसी के यहाँ किसी के यहाँ तो आता होगा। तो न्यूज़पेपर से जो उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो डाटा मिल रहा है, वो है सेकेंडरी टाइप का डाटा, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, इंटरनेट से, ये तो आप सभी यूज करते हो है ना, कि फोन चला रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन डाली आपने फोन पे और आपको एक पूरी जो इंफॉर्मेशन आ जाती है, जो आप पूछ रहे हो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो इंटरनेट भी सेकेंडरी
डाटा का एक एग्जाम्पल है। होपफुली बच्चे आपको ये सब समझ आ गया होगा, मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया है विद एग्जांपल्स, है ना। प्राइमरी डाटा में हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करके लोगों से पूछते हैं, और सेकेंडरी में हमें किसी चीज के थ्रू मिलता है। अब मैं आपको बताई थी रिकॉर्डिंग डाटा यहाँ, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी कि उस डाटा को हम लेके आ रहे हैं और प्रॉपर वे में एक उसे अरेंज कर रहे हैं, जिससे देखने में भी समझ आए इजिली, है ना, कम टाइम लगे, टाइम वेस्ट होने के कोई चांसेस ना हो। इसके बारे में देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल, इसके एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास विच इज प्रिपेयरिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। एक क्लास है जो कि पिकनिक पे जाने का प्लान बना रही है, ठीक। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गिव देयर चॉइसेस ऑफ फ्रूट्स आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड गुआवा। यानी कि उस क्लास की टीचर ने ना उन बच्चों से पूछा कि अपनी चॉइस के फ्रूट्स बता दो, चार में से। चार कौन कौन से फ्रूट्स हैं? एक हो गया एप्पल, ऑरेंज, गुआवा और बनाना। इन चारों में से बता दो आप सब क्या क्या खाओगे, जिससे हम पिकनिक वाले दिन वो आपके लिए अरेंज कर पाए, ठीक है। तो उमा से कहा, उमा इज आस्क्ड टू प्रिपेयर दिस लिस्ट। अब टीचर ने उमा से कहा कि तुम जाओ और क्लास में हर बच्चे से पूछ के आओ कि वो पिकनिक वाले दिन क्या क्या खाएंगे, जिससे हम उनका वो प्रिपेयर करके रखें, उस दिन अरेंजमेंट, है ना, मिल जाए कि उस दिन क्या क्या खाएंगे। दिस लिस्ट वुड हेल्प द टीचर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अकॉर्डिंग द चॉइस। अब वो उमा गई, उसने क्लास में सारे बच्चों से एक एक करके पूछा कि कौन सा बच्चा क्या चीज लेगा, और उसने ये वाली लिस्ट तैयार कर दी, ये दोनों। अब इस लिस्ट को देख के टीचर को एक आइडिया हो जाए कितने बच्चे क्या क्या खाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दिखने में ना बहुत ना मैस लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि बनाना कितने खाएंगे। देखा रावगा फिर एप्पल आ गया, फिर गुआवा आ गया, फिर ऑरेंज आ गया। अब दूसरा बनाना यहाँ आ रहा है रमन के पास। तुम्हें एक आइडिया नहीं मिल रहा, मतलब बहुत ना इसमें भी दोबारा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसको क्या चाहिए ऐसे। तो उसे और सिंप्लीफाई वे में करने के लिए क्या है, यहाँ है सलमा हैज अनदर आइडिया। अब इसको और अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ना सलमा के पास और अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया है वो देख लेते हैं। सी मेक्स 4 स्क्वायर्स ऑन द फ्लोर। अब वो गई और जो फ्लोर होती है नीचे वाली, उनने वहां ये 4 स्क्वायर्स बना दिए, और ये 4 स्क्वायर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्रूट्स। और फ्रूट्स के नेम क्या क्या थे? एक था आपका बनाना, ठीक, एक था आपका गुआवा था, एक एप्पल भी था, है ना, एप्पल, ऑरेंज, एक है एप्पल, एक है ऑरेंज, और एक है गुआवा। तो इसके बाद इन्हें क्या करा, एवरी स्क्वायर इज केप्ट फॉर फ्रूट ऑफ वन काइंड ओनली। यानी कि ये स्क्वायर ये एक तरह का फल को डिनोट कर रहा है। ये वाला स्क्वायर जो है पहला वाला, ये बनाना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एप्पल, ये ऑरेंज, और ये गुआवा। उसके बाद क्या किया हमने, शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू पुट वन पेबल इन द स्क्वायर विच मैचेस देयर चॉइसेस। अब उसने हर बच्चे से बोला कि आप ना एक पत्थर का टुकड़ा, मतलब छोटा सा कंकड़ होता है वो पत्थर, वो लो, और तुम्हें जो जो फ्रूट खाना है ना, तुम उस वाले स्क्वायर में जाके रखे आओ। तो सब बच्चे बोले ठीक है, और हर बच्चा गया और उन्हें जो जो फ्रूट्स खाने थे वो उसमें रख के आ गया। जैसे कि बनाना कौन कौन खाएगा? राघव, रमन, अनुराधा, रितिका, रितिका है, ठीक है, और ये है मनोज, मारिया, सलमा और जावेद। यानी कितने बच्चे हैं ये खाने वाले? 8 बच्चे हैं। तो 8 बच्चे गए और इसमें छोटे छोटे जो पेबल्स देते उसमें रख के आ गए, ठीक है। अब उसने कहा कि एप्पल कौन कौन खाएगा, कौन कौन स्टूडेंट खाएगा, वो उसमें पेबल्स रखे आओ। तो क्या करा, ये एप्पल वाले, प्रीति गई, अमिता गई, ठीक है, हाँ प्रीति गई, अमिता गई, भावना भी गई, डोनाल्ड भी गया, और कौन गया? रितु।
तो यानी कि ये 5 बच्चे गए और इसमें अपने अपने पेबल्स रखे है, ठीक है। अब उसने कहा वो ऑरेंज वाले खड़े हो जाओ बच्चे और वहां जाके अपने पेबल्स रखे आओ। अब ऑरेंज वाले कौन कौन से थे? एक है फतिमा, एक है राधा, उमा, उमा ने भी ऑरेंज लिया है ना। तो ये 3 बच्चे गए, ये इसमें रखा है। और जो बाकी बचे हैं जैसे कि गुआवा वाले, ये कितने हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 बच्चे हैं ना गुआवा वाले, तो ये 4 बच्चे गए और इसमें रखा है। तो अब हमने तो ये अरेंज करा है, लेकिन वो बच्चे खुद गए थे पेबल्स उठा के और उस बॉक्स में रखा है। तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, पर क्योंकि आपको समझाने तो मैंने करके दिखाया। अब वो बच्चे उसमें रखा है, तो इससे क्या आइडिया ये हो गया कि कितने बच्चे हैं जो बनाना खाएंगे पिकनिक वाले दिन, है ना। कितना इजी रहा। अब इसे देखो, इस टेबल को, इसमें देख के कितना घिसपिस था कि कौन बच्चा क्या खाएगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा एक प्रॉपर मैनर है कि बनाना खाने वाले कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे बनाना खाएंगे, 5 बच्चे एप्पल खाएंगे। ऑरेंज कितने बच्चे खाएंगे? 3 बच्चे खाएंगे। और गुआवा, गुआवा खाएंगे 4 बच्चे। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट करती हैं हमारी स्टडी इजी करने के लिए, कोई भी डाटा छोटे वे में कंसाइज करके जो देखते ही समझ आ जाए, है ना, उसे हम डाटा कहते हैं बच्चे। अब यहाँ आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यहाँ और रिफाइन कर दिया है, जो अभी डाटा था उसको और कंसाइज वे में लिख दिया है। तो इसे, एक मिनट बच्चे, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ आया रोनाल्ड, तो रोनाल्ड नीड्स ओनली अ पेन एंड अ पेपर। अब उनकी क्लास में एक बच्चा होगा जिसका नाम होगा रोनाल्ड। अब उसे ना एक आइडिया आया है, लेकिन उसके लिए ना उसे पत्थरों की जरूरत नहीं है कि तुम पहले जाके स्क्वायर बनाओ फिर उस पर पत्थर डाल के आओ। पत्थर डालने के लिए भी पत्थर की जरूरत होगी, अब जरूरी थोड़ी हर क्लास में पत्थर होगा, ठीक है, ग्राउंड में भी नहीं है बाई चांस किसी के। तो रोनाल्ड के पास एक आइडिया है, उसने, उसके पास जो आइडिया है उसमें बस उसको पेपर और पेन की जरूरत है। और उसने कहा ही डज नॉट नीड पेबल्स, ऑब्वियसली जो मैंने अभी बता दिया, उसे पत्थरों की जरूरत नहीं है, कंकड़ों की। He also does not ask a student to come and place the pebble। अब वो हर बच्चे से ये नहीं कहेगा तुम पत्थर उठाओ और उस बॉक्स में डाल के आओ, ठीक है। कह रहा है he prepares the following table, उसने एक टेबल बनाई है। अब वो टेबल क्या, वो देख लेते हैं। जो हमने 4 नाम लिए थे फ्रूट्स के, उनने वो यहाँ लिख दिए, ठीक। अब उसने हर बच्चे से जाके उन, मतलब एक जो उनका ग्रुप था, क्लास थी, उसने कहा कि बच्चों जिस जिसको बनाना खाना है वो हैंड रेज कर लो। तो सब बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, लेकिन उन बच्चों ने कहा जिन्हें बनाना खाना है, तो उन्होंने क्या किया, उसे उन्हें टिक लगा दिया कि हाँ ये बच्चा ऐसे करके उन्हें टिक लगा दिया। तो कितने हो गए, ये 8 बच्चे थे। जल्दी रीडिंग आ गई है ना कि कौन बच्चे क्या खा रहा है, हमें जल्दी पता चल गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब आप लोग हाथ नीचे कर लो। अब वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिन्हें ऑरेंज खाना है। तो ऐसे उन बच्चों ने करा, तो उसमें कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। यहाँ भी उनकी काउंटिंग कर दी और इजी हो गया। ऐसे करके उन्होंने एप्पल और गुआवा के लिए भी करा और यहाँ उनके टोटल लिख दिए। अब कितना इजी है ना। अब इससे एक चीज का और पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा? क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, पता चल जाएगा। देख लेते कितने हैं। 8 8 16 16, ये 20, तो 20 बच्चे हैं टोटल क्लास में, इतना पता चल गया। और इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि कितने बच्चे ने नहीं बताया, जो उनकी प्रॉपर क्लास में लिस्ट होगी कि इतने बच्चे हमारी क्लास में पढ़ते हैं, तो उससे ही पता चल जाएगा इतने बच्चों ने नहीं बताया, तो वो बाद में और पूछ सकते हैं ना। तो हमें कितने कंसाइज वे में छोटे से प्रॉपर उसमें पूरी नॉलेज मिल गई, जो कि ये बच्चे इस पूरे में लिख ली थी। इसमें देखो टाइम लगेगा, ठीक है। और एक ना प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि बनाना कहाँ आ रहा है, दोबारा एक बार यहाँ आया फिर पता नहीं कब आ रहा है ना। और इस वे में थोड़ा रिफाइन हुआ, उससे अच्छा था। और इस वाले वे में तो और अच्छा हो गया है ना कि क्लास के बच्चों को भी पता चल रहा है कि कौन कौन बच्चा क्या खा रहा है। तो बेटा यही होता है ऑर्गेनाइज करना, उस बड़े सी टेबल को इतने छोटे वे में कन्फाइन कर दिया उसी सेम चीज को, इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन यूजुअली फॉर्म होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। डू यू अंडरस्टैंड रोनाल्ड्स टेबल? तुम्हें इसने रोनाल्ड ने जो टेबल बनाई थी समझ आ रही है? ऑब्वियसली उन्हें बहुत कम जगह में बहुत प्रॉपर वे में बता दी, तो हाँ हमें तो आ रही है, आ रही है। What does one tick mark indicate? अभी एक टिक हमें क्या बताता है? ये जो टिक है ये हमें बता रहा है कि कौन सा बच्चा, एक मतलब ये एक टिक एक बच्चे के लिए है, एक टिक एक बच्चे के लिए पता चल जाएगा कितने बच्चे बनाना खाने वाले हैं। तो बच्चे को बता रहा है कि क्या खा रहे हैं, है ना, उनकी प्रेजेंस बता रहा है कि हाँ मैं ये खाऊंगा। हाउ मैनी टिक्स मार्क देयर आर अगेंस्ट गुआवा? अब मतलब गुआवा के तो टिक ये है, इनको हटा के टोटल कितने हैं, तो इनको ऐड करना है, ये कितने हो जाएंगे 16। तो 16 जो टिक है, मैंने ये बताया था ना, हाउ मेनी मार्क्स आर देयर अगेंस्ट गुआवा, तो 16 कि 16 है बच्चे जो गुआवा नहीं खाएंगे, उन्हें कुछ और चाहिए, उन्हें एप्पल चाहिए, बनाना चाहिए, ऑरेंज चाहिए, ये था। अब इसमें है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन दी क्लास, अब वही टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, तो मैंने आपको बता दिया टोटल बच्चे हैं यहाँ बच्चे 20। इस डाटा से हमें टोटल बच्चों की पता चलेगा क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना, आइडिया मिल गया है हमें। फिर है विच इज द बेस्ट, व्हाई, विच मेथड इज मोर यूजफुल व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मच लार्जर डाटा इज रिक्वायर्ड, विच मेथड इज यूजफुल, तो कौन सा मैसेज, जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है ना, तो हम हर इंसान का नाम लिख लिख के ना बहुत ज्यादा घिसपी होते हैं, तो ऐसे छोटे फॉर्म में हम लिखते हैं तो हमें इजी टू अंडरस्टैंड होता है, आपको देखती सारी चीज समझ आ रही है ना, जगह भी कम ले रही है, आपका टाइम भी कम ले रही है, तो ये वाली जो टेक्निक है वो यूजफुल होती है। तो ये वाली टेक्निक हमें ज्यादा अच्छी लगी, टेबुलर फॉर्म में आप छोटा करके लिख रहे हैं, तो इसी तरह से हम डाटा को हैंडल करते हैं। अब यहाँ आपके पास एक और एग्जांपल है, बाकी हम ये कल करेंगे, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने यहाँ ये बताया है कि बेसिक्स बताएंगे, डाटा यूजुअली किसे कहते हैं, उसे हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, और बाकी चीज, बाकी मैं आपको एक बता ही देती हूँ, ठीक है। ये देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल के बाद हम क्लास अपनी डन करेंगे आज की, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं क्योंकि थोड़ी अलग तरह की टेबल है। इसमें कह रहा है कि एक टीचर है और टीचर वांट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील। अब एक टीचर चाहता है हर बच्चे से पूछना कि स्कूल में ना एक प्रोग्राम चलता है मिड डे मील, तो वो टीचर चाहता है कि हर बच्चे के मतलब से राय मिले कि वो बच्चे क्या खाना चाहते हैं मिड डे मील प्रोग्राम में। द टीचर असाइंस द टास्क ऑफ द कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू मारिया। अब उनकी क्लास में एक बच्ची है मारिया, अब उस टीचर ने क्या किया कि उनकी क्लास की जो लड़की है मारिया, उसे ये टास्क दे दिया और उससे कहा तुम जाओ और हर बच्चे से उनकी चॉइस पूछो कि वो मिड डे मील प्रोग्राम में क्या खाना चाहेगा। तो उस बच्चे ने क्या करा, टेबुलर फॉर्म में बनाया, तो उसकी टेबल भी देख लेते हैं, है ना। उसने ऊपर लिखा है चॉइस, यानी कि ऑप्शन क्या क्या है, बच्चों को 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है राइस का, क्या या तो आपको सिर्फ चावल पसंद है, और यहाँ लिखा किन किन बच्चों को पसंद है। तो ये जो बच्चे ये हैं ये बार कहते हैं, ये जो डंडी होती है ना बार कहते हैं, ठीक। तो उसने एक बार एक स्टूडेंट के लिए बनाया है, यानी कि एक बार एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। तो उस बच्ची ने 3 बना दिए रो अलग अलग नाम से कि किस बच्चे को क्या पसंद है, उसके बेसिस पे वो टिक कर रही है। एक है राइस ओनली, यानी कि सिर्फ चावल पसंद है। दूसरा है चपाती ओनली, यानी कि आपको सिर्फ रोटी रोटी खानी है। और तीसरा है बोथ राइस एंड चपाती, यानी कि आपको राइस भी चाहिए और चपाती भी चाहिए। वो हर बच्चे के पास जाती है और हर बच्चे जो बताता है वो उस वाले रो पे एक बार लगा देती है। उसने ऐसे ही जाके हर बच्चे से पूछा कि आपको क्या पसंद है, उनने एक एक बार ऐसे लगा दिया हर उस पे। तो सबसे ज्यादा बार किस पे दिख रहे हैं, इस पे दिख रहे हैं, है ना। यानी कि
चावल और चपाती, राइस एंड चपाती खाने वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं क्लास में। तो ठीक है, इससे हमें एक डाटा मिल गया है ना, कितनी जल्दी समझ में आ गया कि क्या हो रहा है क्लास में एक्चुअल में। ठीक है, सबसे कम बच्चे क्या खाएंगे? सिर्फ चपाती। चपाती खाने वाले बच्चे जो सिर्फ चपाती खाएंगे वो सबसे कम है। और जो मीडियम है वो ये है राइस वाले, यानी कि जिन्हें राइस चाहिए, राइस खाएंगे वो मिड डे मील प्रोग्राम में, वो ये वाले हैं, ये मीडियम के है। लेकिन बच्चे इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें गिनना पड़ेगा। ये बार जो है ना बहुत पास पास हैं, तो गिनने में ना बहुत टाइम जाएगा। तो इसे हम और इजी वे में कन्फाइन कर सकते हैं। अब जैसे कैसे कन्फाइन करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। मान लो एक दूसरा बच्चा है क्लास में, कोई भी नाम ले लो आप, उसने ना यही टेबल बनाई है। अच्छे से बनाती हूँ, अच्छे से नहीं बनी। समझ जाना है ना, ऐसे। तो यहाँ उसने भी लिख दी चॉइसेस, और पहला ऑप्शन था राइस ओनली, दूसरा था चपाती ओनली, और तीसरा था बोथ चपाती एंड राइस। तो क्योंकि अब यहाँ लिख देते नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो दूसरे बच्चे ने जो कराया वो उन्हें सेम मारिया वाला ही काम कराया, पर उसने और अच्छे वे में, उन्हें क्या करा, छोटे छोटे ना ग्रुप बना दिए 10-10 के। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। अब वो जो दूसरा, उसके आगे जो बच्चे हैं जो राइस खाने वाले हैं, उसके आगे जब स्टार्ट करेगा ना, तो 10-10 के ग्रुप में बनाए उसने, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। थोड़ा दूर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाई चांस और कर लो यहाँ। अब मान लो इसके बाद ना पढ़ना इजी हो जाएगा कि ये जो है ना साथ में लिखे हैं, ये मतलब 10, यहाँ 10 हैं। तो एक ग्रुप जब हमें दिखता है तो हमें डिनोट हो जाएगा कि 10 बच्चे की बात हो रही है। और बता देती हूँ, मान लो चपाती खाने वाले सबसे कम थे, लेट से 4 5 6 7 8 9 10 और 12 मान लेते हैं, 10, ये थोड़ा अलग, ये 12, या फिर 14 कर लो, है ना। तो थोड़ा ना इजी हो गया देखने में कि ये तो एक ग्रुप हो गया उनका, है ना, कि ये तो 10 ही होंगे। और ये तो गिनने में दिखने में ही पता चल रहा है कि और इजी है। ऐसे सबसे ज्यादा खाने वाले ये थे, तो 10-10 के ग्रुप बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6। लेट्स से ये इतने थे, तो ना देखने में थोड़ा और ना इजी हो गया देखने में, समझने में। क्यों? क्योंकि 10-10 के ग्रुप बना दिए इसने। अब उसमें हर बार काउंट करना पड़ता था, और एक थोड़ा भी बार आगे पीछे हो गया पूरी काउंटिंग बिगड़ जाती है। यहाँ देख देख के पता चल रहा है कि 10 20, यानी कि 20 बच्चे हैं जो कि सिर्फ राइस खाने वाले हैं मिड डे मील में। अब इसमें कितने बच्चे, ये 10 हो गए, ये 4 हो गए, यानी कि 14 हो गए, यहाँ 20 हो गए। लेट से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बच्चे आपको। ये हो गए 10 20, और ये कितने हैं 6, तो ये हो गए 26, ऐसे। अब मान लो एक बच्चे ने और इजी कर दिया, या फिर मैम ने कर दिया, या बच्चे ने गया और उनने सेम यही चीज करी, पर यहाँ लिख देती हूँ मैं, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ कितने बच्चे ने खाए थे राइस? 20 बच्चे ने। अब उसने क्या करा,
जब इससे पहले बच्चे ने 10-10 के वो बना दिए थे ग्रुप, है ना? मैम ने या फिर टीचर ने क्या करा, उसे और छोटा कर दिया। उसने 5-5 के ग्रुप बना दिए। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5। अब 20 है ऐसे ही। ये 10 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही चपाती खाने वाले बच्चे कितने थे? 14 थे। उसने क्या करा? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, है ना? छोटे छोटे पैकेट बन गए हमारे पास 5-5 के। ये 4 का है, ये दिख जाएगा मतलब इजिली। हम इसे काउंट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, है ना? 26 खाए थे इन्होंने। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, है ना? ये नहीं, अभी ये नहीं, 26 थे ना? 1, 2, 3, 4, 5 और ये। अब ये भी वही डाटा है, तीनों में सेम डाटा है। मतलब पहले वाले में मे बी मेरे बाल थोड़े ज्यादा कम हो गए, तो मैं बताना यही चाह रही हूँ कि जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम इसे और रिफाइन वे में, जो पढ़ने में हमें इजी हो, हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमें ये टेबल्स ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और बच्चा आया था, उसने क्या करा, मैं इसी में बता देती हूँ, एक मिनट, ये बता देती हूँ। एक बच्चा आया, उसने और दिमाग लगा दिया, उसने सेम यही करा। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको इसी में बता देती हूँ। यहाँ लिखा है चॉइस लिखे हैं, वो तीनों चॉइस हैं, राइस, चपाती और बोथ राइस एंड चपाती। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक, उसने क्या करा, उसने जो बनाए थे पैकेट, उनके ऊपर सर्कल लगा दिया कि ये कंप्लीट हो गया सर्कल। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये 5 का पैकेट है। अगर सर्कल लग गया तो वो पैकेट कंप्लीट हो गया, और सर्कल नहीं लगा तो हमें गिनने की जरूरत है कितने बार है। लेट से, मतलब वो मैं डाटा दोबारा नहीं लिख रही हूँ, लेकिन वही डाटा आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ 4 है तो उन्होंने सर्कल नहीं लगाया इसमें। अगर ये बाय चांस यही 5 बार हो जाते तो वो सर्कल कंप्लीट करके लगा देता। मान लेते हैं इसमें मतलब इस बच्चे ने ना 10 लिए हैं, तो उसने 5-5 के बार लगाए और उस पर सर्कल लगा दिया। ठीक, उसके बाद जो चपाती खाने वाले बच्चे हैं, उसने मान लो ये 5 ये लगाए और मान लो 2 और लगा देते हैं, तो उसने ये ना सर्कल में इसे नहीं रखा। इससे ये पता चल जाएगा ये 5 का पैकेट नहीं है। ठीक, इसके बाद हम अपनी क्लास जो है, एक और चीज बता दे चलो, क्योंकि इसमें हम सीख रहे हैं हम और अच्छे से कंसाइज वे में टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करें उस डाटा को। तो मैं वही चीज बता रही हूँ। यहाँ है चॉइस, यहाँ है स्टूडेंट्स के नंबर 1, 2 एंड 3। एक बच्चा आया, उसने ना किस सर्कल बनाने में भी मैम टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4। अब 5th नंबर पे वो एक और बार ना खींच के वो कट लगा देगा। ये जो कट है, ये 5th लाइन जो आई है, ये भी आपको क्या डिनोट कर रही है, एक बार ही डिनोट कर रही है, पर इससे एक टाइम कम लगेगा सर्कल बनाने में, तो अलग टाइम इन्वेस्ट हो रहा था तो वो नहीं लगेगा। ऐसे दूसरे बच्चे के लिए ये है 5, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 बार, और एक कट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये कट जो है ये भी एक स्टूडेंट काउंट कर रहा है। यहाँ लो एक और बच्चा खाएगा, यहाँ नहीं लगाया है ना, ऐसे करेंगे। तो आज की क्लास हम यही रखेंगे। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि हम बड़े बड़े जो डाटा हैं उन्हें हम कंसाइज वे में करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे पढ़ने में और समझने में दोनों में इजी हो। इसको बाकी मैंने लिखा नहीं, ये लिख देती हूँ। बच्चे मैंने यहाँ जो नंबर है वो थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा वो कर दिया, लेकिन वही बात है, जब आप रियल में जाओगे और डाटा कलेक्ट करोगे तो आप वही डाटा लिखोगे। ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया, तो यहाँ चॉइसेस हैं, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं।
ठीक है, यहाँ भी था राइज ओनली। बोथ राइस एंड चपाती। तो आज की क्लास हम यहीं रखेंगे। आज मैंने आपको ये बेसिक बताया है कि हम बड़े डाटा को शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, कि उस बड़े डाटा को पढ़ने के लिए हमें पूरा वो पेज बड़ा सा नहीं पढ़ने की जरूरत है, बल्कि हम छोटे से जो कम जगह ले और उतनी ही इंफॉर्मेशन दे बट इन अ वेरी रिप्रेजेंटेटिव वे। तो यही होती है डाटा को कलेक्ट करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, और यही सब हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चे। तो यह हम लेते हैं आपसे अलविदा। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे हमारे चैनल पे, और हमारे साथ जिससे आप जुड़े रहें, हमारी नई नई नोटिफिकेशन जो भी आए, नई नई वीडियोस आए, उसकी अपडेट रखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।